सभी बच्चों को राधे राधे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस प्रकाश संश्लेषण के महत्व क्या है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, याद रखिए। जब पेड़ पौधे जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 को और जल को H2O को और पर्णहरित क्लोरोफिल कहिए, पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं ग्लूकोज बनाते हैं अर्थात ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये जिस प्रक्रिया के द्वारा ये सब काम करते हैं उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इतना बातें आप लोग को समझ में आया। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो पेड़ पौधे CO2 मतलब बाहरी वातावरण से CO2 जल और पर्णहरित के उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में ग्लूकोज का जब संश्लेषण करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इतना बताइए, किसी बच्चे को दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि इसका समीकरण कैसे बनता है, क्योंकि बार बार पूछता है प्रकाश संश्लेषण का संपूर्ण समीकरण को लिखें, वो भी संतुलित समीकरण को लिखें। चलिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको पहले हम हटा देते हैं और आप इसके संतुलित समीकरण को लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इतना बताइए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो याद हो गया। दूसरा बात है, देखिए पॉइंट नंबर 2 है कि प्रकाश संश्लेषण को संतुलित करने वाले समीकरण। हम बोले हैं कि CO2 को फिर H2O को फिर H2O को पर्णहरित की उपस्थिति में, क्या चीज की? पर्णहरित की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश यहाँ पर लिख देते हैं पर्णहरित या क्लोरोफिल पर्णहरित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया करते हैं तो ग्लूकोज बनता है C6H12O6। ये जो बना है इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखिएगा, ये बार बार पूछता है। C6H12O6 फिर क्या बनेगा? O2 फिर बनेगा H2O। क्या बनेगा? H2O। जो ये C6H12O6 है वो अपने लिए काम करते हैं, लेकिन O2 ये हमारे लिए काम आता है। ठीक है, अब इसको हमें संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर कार्बन एगो है, इधर कार्बन 6 गो है। ठीक है, तो हम 6 से इधर गुणा कर देंगे। 6 कार्बन से हो गया, 6 कार्बन हो गया, उधर भी 6 कार्बन। इधर हाइड्रोजन जो है वह 2 गो है, इधर हाइड्रोजन जो है वो 12 गो है। 12 गो और 2 गो 14 गो है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 12 से गुणा कर लेंगे। 12 गुना 24 हो गया, यहाँ पर 12 गो, और यहाँ पर हम अगर 6 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 गो। 12 गो 24 गो, तो इधर भी हो गया 24 गो। अब इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 12 गो और 6 दूना 12 गो, 12 ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन कितना हो गया? 24 ऑक्सीजन। इधर कितना है? 6 ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पर कितना है जी? 6 और 6, यहाँ पर हो गया 12, अब 12 और 12 24, 12 12 24 हो गया। तो ये जो है असंतुलित समीकरण है। इसको कैसे लिखेंगे? 6CO2 प्लस 12 H2O। ठीक है, पर्णहरित और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में लिख लेंगे C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस H2O। इतना बात समझ में आया आप लोग को? प्रकाश संश्लेषण का संतुलित समीकरण है ये। प्रकाश संश्लेषण का संतुलित समीकरण है। अभी तक हम जितने भी बातें बतलाए हैं उसको कैसे लिखेंगे ये जान लेते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो याद रखिएगा। जब पेड़ पौधे, अभी यहाँ पर लिखवाए हैं कि पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है।
अगर आप इन सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फ्री में आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट पूरा मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल आजाद ऑनलाइन क्लासेज से है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहां पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हैं, वहां पर अपलोड कर दिया जाता है हर एक रोज, ठीक है। अब आगे है प्रकाश संश्लेषण का संतुलित समीकरण क्या होता है। अभी लिखे यहाँ पर C6O2 12H2O, C6H12O6 6O2 और H2O, ठीक है, H2O। अब यहाँ पर जो H2O लिखे हैं क्या संतुलित है, क्या ये संतुलित है, पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमें 6 लगाना ही पड़ेगा क्योंकि देखिए यहाँ पर कार्बन 6 गो, कार्बन 6 गो, ऑक्सीजन यहाँ पर 12 गो और 12 गो यहाँ पर 24 गो, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 गो और 6 12, तो यहाँ पर भी 6 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया आप लोग को 12 और 12 12 24, सही है, 12 12 24 इधर भी। अब यहाँ पर 6 छूट गया था, 6 से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इतना बातें समझ में आया आप लोग को। चलिए अब आगे जानते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पादित ग्लूकोज जो भी बना है, ग्लूकोज का परिवहन स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के रूप में फ्लोएम ऊतक के द्वारा पूरे पौधों में किया जाता है। याद रखिएगा कि फ्लोएम ऊतक क्या करता है, आप लोग को पता भी होगा। फ्लोएम ऊतक खनिज पदार्थों को परिवहन करने के लिए उत्तरदायी होता है, ये खनिज पदार्थों को ले जाता है। जो यहाँ पर खनिज पदार्थ के रूप में होता है वो स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इसको ले जाने का काम, ग्लूकोज को ले जाने का काम करता है कौन ऊतक, तो फ्लोएम ऊतक। अब आते हैं जल का परिवहन। जल का परिवहन पूरे पौधों में जाइलम ऊतक द्वारा होता है। किस ऊतक के द्वारा होता है, तो जाइलम ऊतक द्वारा होता है, तथा CO2 और O2 का आदान प्रदान पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्रों से होकर संपादित किया जाता है। इतना बातें भी समझ में आ गया आप लोग को कि जो जल का परिवहन होता है वह जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, जो खनिज का परिवहन होता है वह फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है, और CO2 और O2 का जो आदान प्रदान होता है वो पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे रंध्र से होता है। अब एक नया वर्ड है रंध्र। रंध्र किसे कहते हैं, इस सब के बारे में आप लोग को बतलाएंगे, थोड़ा सा आप सब्र रखिए, ठीक है। इतना बातें समझ में आ गया आप लोग को। अब प्रकाश संश्लेषण की हम क्रिया विधि के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, देखिए प्रकाश संश्लेषण के समय निम्नलिखित घटनाएं घटती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली घटना क्या है कि पत्तियों के अंदर पाई जाने वाली हरित लवक सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करती है। मतलब कि हम कहते हैं कि सूर्य के जो प्रकाश है उसको अवशोषित करने का जो काम होता है वह हरित लवक का काम होता है। किसका, हरित लवक का काम होता है। फिर विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूटना होता है। दूसरी क्रिया होता है विकिरण ऊर्जा जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है और जल के जो अणु होते हैं हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। क्योंकि देखिए जल जो बना होता है H2O से बना होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और ये टूट जाते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एवं ग्लूकोज का बनना होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। इतना बातें, ये सब क्रियाएं होती है कब, प्रकाश संश्लेषण के समय एक पत्ती में। अब आगे देखिए यहाँ पर नोट्स, कुछ पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, मतलब लेते हैं, जैसे नागफनी। नागफनी एक ऐसा पौधा है जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, ठीक है। अब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है इसके बारे में हम लोग को जानना है। प्रकाश संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पहला ये तो हो गया कि इसके वजह से आज हम जिंदा हैं, ठीक है। इसकी वजह से हम आज जिंदा हैं। जितने भी पौधे हैं अगर वह जीवित हैं तो वह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, और सब संपूर्ण पृथ्वी पर अगर समन्वय बना हुआ है, संतुलन बना हुआ है, तो वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही बना हुआ है। याद रखिएगा। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण के महत्व को देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण का महत्व निम्नलिखित है। पहला क्या है, प्रकाश संश्लेषण पौधों के जीवन के लिए आवश्यक है, साथ ही संपूर्ण सृष्टि के लिए भी आवश्यक है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे। जब पौधे जीवित नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन छूटेगा नहीं, जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा इंसान मर जाएगा,
ठीक है, इंसान भी जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान को जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, दूसरा का पॉइंट ये है कि प्रकाश संश्लेषण वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाने का काम करता है। बहुत सारे तो जगहों पर यह संतुलन बिगड़ गया है, जहां पर बहुत गर्मी, बहुत ठंडा, ये सब पड़ रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए तीसरा पॉइंट, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जो जीवन का आधार है। अभी बतलाए हैं कि अगर पौधे जीवित नहीं रहेंगे तो वह ऑक्सीजन मुक्त नहीं करेंगे, जब ऑक्सीजन मुक्त नहीं करेंगे तो हम जी नहीं सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पौधे ही हमारे जीवन का आधार हैं। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण का महत्व है। अब ये जानना है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, कि प्रकाश संश्लेषण को कौन ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये सब क्रियाएं बहुत कम हो रही है, फिर किसी पेड़ पौधों में ऐसी क्रियाएं नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या होने वाली है कि बाहरी कारक एक होता है कि आंतरिक कारक होता है। बाहरी कारक ये है कि बाहरी कारक का उत्तरदायित्व तो हम ही लोग हैं और आंतरिक का भी हम ही लोग हैं। इसके पीछे के दोनों रीजन बतलाते हैं। बाहरी कारक में तापक्रम, प्रकाश की तीव्रता, जल और वायु की अधिक मात्रा प्रमुख है। कहने का मतलब इन सबके वजह से प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। ठीक है, दूसरा क्या है आंतरिक कारक, पेड़ पौधों की पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र का छिद्र जो होता है वो बंद हो जाता है। अब ये रंध्र का छिद्र बंद कैसे होता है? पत्तियों पर बहुत धूल कण जमा हो जाते हैं, जैसे गाड़ी बस के अगल बगल रोड होता है, तो अगल बगल जो पेड़ पौधे होते हैं देखे होंगे, बहुत धूल से भरा रहता है। तो वह जब धूल से भर जाएंगे, वह CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, जिससे वह मरने लगते हैं। इसीलिए बहुत जगहों जैसे कि दिल्ली के शहरों में उस पौधों को साफ किया जाता है, उस पर पानी डाल डालकर, ताकि वो पौधे अपना भोजन बनाएं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब अभी बोले थे कि एक हरित लवक वर्ड आया था, हरित लवक, एक आया था रंध्र, एक वर्ड आया था रंध्र और एक आया था हरित लवक। ये दोनों वर्ड क्या है के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में आप लोग को पता चल गया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण से क्या लाभ होता है और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। इसमें से इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज का सूत्र, यह ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछते रहता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है? तो हरे पेड़ पौधे करते हैं, हरे पेड़ पौधे करते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आशा करते हैं आप लोग को ये सभी बातें समझ में आया होगा। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कमेंट में लिख दीजिए आप लोग।